दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस क्लास के अंदर आपका अभी आगमन हो चुका है ये क्लास आपको देखने को मिलती है तथास्तु क्लास एकदम परम लेवल पर आपको क्लास देखने को मिलती है। फटाफट से आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी इस क्लास को लाइक कर दें। लाइक करने के पीछे का भी कारण है क्योंकि इस क्लास के अंदर का कंटेंट आप सभी जानते हैं कि कुछ अलग ही स्तर पर होता है। क्लास का नाम तथास्तु है, तथास्तु पॉलिटी क्लास नंबर 7 आपको देखने को मिल रही है। पूरा का पूरा बैच केवल और केवल लाइव में आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर मैं चर्चा करता हूं तो यह जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट है ये केवल आपको देखने को मिलेगा हमारे एप्लीकेशन सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो आपको लाइव नहीं देखने को मिलता है। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं और हाई लेवल डेप्थ कंटेंट पढ़ना चाहते हैं आप सभी का स्वागत है। गणित का भाई साहब जितने बच्चे क्लास में आ चुके हैं जीएसएसआर आपको आज मिल जाएगी। जीत राणा जीआरएसएस जो है आपको जीत राणा सुपरशीट आज आपको मिल जाएगी। झुक गई सरकारें और स्वर्ण समाज के लिए हुआ है कार्य, यूजीसी को रोक दिया गया है, ऐसा कुछ बच्चों का कहना है। बहुत बढ़िया, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। आर यू रेडी फॉर दिस? हल्का समय आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि हां भाई क्या क्या चीजें अभी तक हुई हैं, इसके आगे मैं बात करूंगा, ठीक है। याद रखना बहुत बढ़िया तरीके से आपको यहां पर बातें की जाएंगी, बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर आपको बातें की जाएंगी, तगड़े स्तर पर चीजों को किया जाना है, ठीक है। चलो हम बात करते हैं जो चीजें अभी तक हमारी चल रही हैं और बहुत बढ़िया लेवल पर ही हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा तगड़े तरीके से याद रखना, कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। रेडी हो? देखो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूं और मैं करता हूं नेकी करके दरिया में डालने का मेरा सिस्टम रहता है। मैं कभी डिमांड्स नहीं करता, मेरी जरूरतें कम है इसी वजह से तो मेरी जमीन बता है। लेकिन हाँ मैं इतना जरूर चाहूंगा कि आप इस क्लास को एक बार लाइक कर दें। सबके सब मिलकर अगर एक बार में लाइक करोगे तो YouTube की बुद्धि सेट हो जाएगी। तो YouTube की बुद्धि सेट करने की वजह से मैं यहाँ पर, ठीक है। YouTube की एक बार बुद्धि सेट करो, सबके सब एक बार लाइक कर दो, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्या, मैंने आपको बताया था कि बच्चे मैं आपको पढ़ाऊंगा भारतीय राज्यव्यवस्था यानी पॉलिटी। पॉलिटी यानी राज्यव्यवस्था को पढ़ाने की बात हुई थी, राज्यव्यवस्था को पढ़ाने की बात हुई थी। हल्का सा रिकॉल होना जरूरी है, रिवीजन कर रहा हूं आप लोगों के लिए, रिवीजन कर रहा हूं। राज्यव्यवस्था पढ़ाने के लिए मैंने बताया था कि बेटा संविधान को पढ़ना जरूरी है। संविधान को पढ़ने का एक तरीका होता है कि संविधान को अगर आप पढ़ते हो तो इसके तीन हिस्से होते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग और संरचना। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पढ़ना होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका पढ़ना होता है। दूसरा हमने आपको बताया कि इसकी संविधान का बनना आपको पढ़ना होता है, मेकिंग संविधान का बनना आपको पढ़ना होता है, यानी किस प्रकार से बना था, संविधान सभा क्या थी, इन्होंने कैसे कैसे काम किया वो आपको पढ़ना होता है। और थर्ड पॉइंट आपको जो देखने को मिलता है वो क्या है सर, थर्ड पॉइंट हमें होता है संरचना के बारे में पढ़ना। अब संरचना के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई। मैंने आपको प्रीएम्बल पढ़ाया, मैंने प्रीएम्बल के बाद आपको शेड्यूल्स पढ़ाई, पार्ट्स पढ़ाए और इन सबको पढ़ाने के बाद मैंने आपको कहा था कि भाई आज की क्लास के अंतर्गत मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक और यूनियन एक्सपेंशन कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करूंगा। और कोशिश भी करूंगा कि मैं आज ही आपको सिटीजनशिप भी निपटा दूं, एक ही दिन में तीनों चीजें निपटा दूं। और मैं मतलब ये समझिएगा कि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मान कर ये कहता हूं कि जो जीत राणा सुपरशीट है, जीत राणा सुपरशीट है वो आज आपके बैच में अपलोड हो जाएगी, जो 3 तरीके से बनती है। इसके 3 टाइप आपको देखने को मिलेंगे। रेलवे वाली अलग अपलोड होगी, एसएससी वाली अलग अपलोड होगी, स्टेट पुलिस वाली अलग अपलोड होगी। मेरे पास बनकर पहले आ चुकी थी, कल ही मैंने ऐप में जो हमारे मैनेजमेंट के अंदर वर्किंग है उनको मैंने कल टाइप किया है, तो तुमसे काम नहीं किया जा रहा तो वो सब भी होगा। और बाकी जो हमारे YouTube वाले छात्र हैं आप सभी के लिए लाइव भौकाल जारी है। स्टार्ट करते हैं चीजों को। तो मैंने कल बताया था कि भाई हमें पार्ट 1 पढ़ते हैं, संविधान का पार्ट 1 पढ़ते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 पढ़िए। पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो पार्ट 1 में जो आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं वो है आर्टिकल 01 से लेकर 04 तक। अब ये कैसे कैसे काम करते हैं या इसके अंदर इसका संरचना क्या है, भाग 1 क्या कहता है बेटा? भाग 1 बताता है संघ राज्य क्षेत्र विस्तार। संघ राज्य क्षेत्र विस्तार के बारे में चर्चा होती है, यानी एक्सपेंशन ऑफ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज यहां पर बताया गया है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का एक्सपेंशन है, टेरिटरीज का एक्सपेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। यूनियन भी मिलेगा, इसके टेरिटरीज का एक्सपेंशन भी मिलेगा। रेडी? चलो हम बात करते हैं इसके बारे में। चलो समझिएगा थोड़ा सा। सर संविधान का भाग 1 के अंदर एक नजर में समझते हैं। संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे, अब खंड जोड़ के 25 हो गए। देखो कितना प्यारा लिखा है मैंने, यानी ये समझने की कोशिश करना, बड़ा प्यारा लिखा है यहाँ पर। ये इतनी डिटेल डेप्थ कहीं नहीं थी, बड़े प्यारे तरीके से लिखा है। बेटा संविधान का जो मूल स्वरूप था, यानी जो हमारा इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, जो मूल स्वरूप था, इसके 22 भाग थे, लेकिन अब उसमें खंड जोड़कर वो 25 हो गए, यानी सब पार्ट्स वर एडेड एंड इट बिकेम 25। खंड जोड़कर हुए हैं, नया कोई भाग नहीं जोड़ा गया। जिसमें पहला जो भाग है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, पहला जो भाग है वो यूनियन और इसकी टेरिटरीज है। भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल 1 से 4 तक आते हैं। संघ का अर्थ होता है केंद्र और राज्यों का संघ, राज्यों का समूह जो केंद्र के अधीन काम करेगा। यूनियन का मतलब क्या होता है इसके बारे में आगे बात करता हूं। नेक्स्ट आपकी हम बात करते हैं राज्यों में बदलाव, नया राज्य बनना, नाम परिवर्तन, इसी भाग के अंतर्गत आते हैं। अगर आप नए राज्य की फॉर्मेशन करना चाहते हैं या फिर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं वो इसी के अंतर्गत आता है। अगर जैसे मैं देखता हूं कि जैसे आपका जो उत्तराखंड है, मैं एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। जैसे आपने देखा कि उत्तरांचल बना, उत्तरांचल यूपी से अलग होकर बना, तो यूपी से अलग होकर उत्तरांचल बना। यूपी से अलग कब हुआ था सर? ये बना था 9 नवंबर सन 2000 में, लेकिन बाद में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। तो इसका नाम उत्तराखंड कब हुआ सर? 2007 में इसका नाम उत्तराखंड हुआ था। तो ये पूरा कांसेप्ट इस बारे में चर्चा करता है, इसके बारे में थोड़ा समझना। ये सारी चीजें आपको आर्टिकल 1 2 जो है आपका 4 में देखने को मिलती है। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। मेरे ख्याल से आप इस चीज को याद रखेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं इसी के बारे में, तो थोड़ा समझने का प्रयास करना, ठीक है, याद रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजों के अंदर हल्का सा इसमें एट्रिशन है, एक चीज हल्की सी हमें देखनी पड़ेगी और 1 सेकंड में मुझे समझना, मात्र 1 सेकंड। चलिए भाई हो गया, डन डन डन। ओके चलो जी, ओके ओके ठीक है। सर यूट्यूब से वीडियो डिलीट मत किया कीजिए बेटा, यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूं ये मैं आप लोगों के लिए अच्छी बात है। वैसे ऐप की वीडियोस हैं, ऐप पे लाइव चल रही है, ठीक है। बात करते हैं, लीजिए यहाँ पे थोड़ा कांसेप्ट को समझने का प्रयत्न करना। हल्के से आज मैं पेन के कलर चेंज करता हूं क्योंकि आज पेन के अलग कलर की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आर्टिकल 1 क्या बताता है? इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, भारत जो कि राज्यों का संघ होगा। इसमें 3 प्रकार के क्षेत्र शामिल होंगे। संघ राज्यों का क्षेत्र होगा, वर्तमान में 28 राज्य हैं, यूटीज होंगे 8 यूटीज हैं और अन्य राज्य क्षेत्र होंगे जो अधिकृत किए जाएंगे, जैसे भविष्य में योग्य हो सकता है। अच्छा अगर कोई भी इसमें अमेंडमेंट करते हैं, एनी अमेंडमेंट इन आर्टिकल 1 विल बी रिफ्लेक्टेड इनटू शेड्यूल 1। कोई भी ऐसा आर्टिकल है जो अमेंड किया जाता है वो आपका शेड्यूल 1 में भी रिफ्लेक्ट होगा। लिखना इसको, एनी अमेंडमेंट इन आर्टिकल 1, एनी अमेंडमेंट इन आर्टिकल 1 will be reflect in schedule 1, will be reflect in schedule 1। कोई भी ऐसा आर्टिकल है, कोई भी ऐसा अमेंडमेंट है, संशोधन है जो आर्टिकल 1 में होगा वो शेड्यूल 1 के अंदर भी आपका रिफ्लेक्ट होगा। ये बात भी यहां थोड़ी सी समझनी होगी। दूसरा एक और पॉइंटर समझना, जैसे यूनियन का मतलब क्या होता है। इंडिया को यूनियन बताया गया, यूनियन का मतलब क्या होता है आर्टिकल 1 में बताया गया, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। इसमें ये चीजें कंसीडर होंगी। जैसे कमाल की बात ये है, मैं आपको यहां एक सवाल पूछता हूं, अगर कोई भी बच्चा इस सवाल का सही जवाब देता है उसको मैकबुक देने जाने का प्रावधान है। मैकबुक रखी हुई है, ठीक है, तो वो मैकबुक मैं आपको दे दूंगा अगर आपने मुझे एकदम सटीक और बेहतरीन जवाब उसका दिया।
दो सवालों पर मिलती है मैकबुक। एक तो भारत का राष्ट्रपति जो है पहला नागरिक की होता है, एक सवाल ये होता है। दूसरा सवाल ये है कि जब हम भारत क्षेत्र को देखते हैं तो अगर आप अमेरिका को देखोगे, इफ यू सी अमेरिका, तो अमेरिका की जो सीमाएं हैं वो बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप में देखने को मिल जाती हैं, रेक्टेंगुलर शेप में देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप इंडिया को देखते हो तो इंडिया की लाइन ऐसे टूटी-फूटी क्यों है? जैसे एमपी ऐसा क्यों है? यूपी की लाइन ऐसी क्यों है? हरियाणा की लाइन ऐसी क्यों है? ठीक है, ये कश्मीर ऐसा क्यों है? वेस्ट बंगाल ऐसा क्यों है? ये ऐसा क्यों हो पाता है? इसके बारे में जरूर बताना। ठीक है, ये आप कैसे आंसर कर सकते हैं इस वीडियो में नीचे कमेंट कर देना बाद में। ठीक है, बट आप YouTube पे कमेंट कर नहीं पाएंगे तो ऐप वाले बच्चे मुझे कल बता देंगे। और ऐसा कर सकते हैं आप मेरे Instagram jitrana.77 पे आप कमेंट कर देना, जाके कमेंट करना, मैसेज कर लेना। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, इस बात को समझिएगा। तो यूनियन का मतलब होता है, ठीक है, जहां राज्य वेयर स्टेट वर्क अंडर यूनियन, वर्क अंडर सेंटर, एक ऐसा स्थान जहां पर राज्य सेंटर के अधीन काम करते हैं उसको कहा जाता है यूनियन। और एक और चीज यूनियन की खास बात होती है, ठीक है, इट इज अनफ्रिक्शनेबल, अनफ्रिक्शनेबल भी आपका होता है। ये कैसा होता है? अनफ्रिक्शनेबल होता है, इसके अंदर फ्रिक्शन नहीं हो सकते, अनफ्रिक्शनेबल होता है। ठीक है, याद रखना, अनफ्रिक्शनेबल होता है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। यानी कल को अगर हमसे कहते हैं, पंजाब कहता है कि हम अलग होना चाहते हैं, नहीं हो सकते। आपसे वेस्ट बंगाल कहता है अलग होना चाहता है, नहीं हो सकते। तो ये तमिलनाडु कहता है अलग होना चाहते हैं, नहीं हो सकते। दिस इज अनफ्रिक्शनेबल, क्योंकि हिस्से नहीं हो सकते, क्योंकि इंडिया इज यूनियन। तो ये यूनियन का कांसेप्ट होता है। अनफ्रिक्शनेबल कांसेप्ट आपको देखने को मिलता है, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 1 की डेफिनेशन बड़ी प्यारी है, इसको आप ऐसे देख लेंगे। आर्टिकल समझ में आया। और आर्टिकल 1 के अंदर उल्लेख है कि भारत के जो राज्य क्षेत्र है, कौन सा राज्य कहां तक विस्तृत होगा। कल को मान के चलिए बिहार है, बिहार में अभी गया नाम की जगह थी, गया का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? गया जी। अब अगर कल को बिहार के कुछ लोग मेरे पास आए, जैसे बिहार का कोई बच्चा अगर कमेंट में है, तो कोई व्यक्ति यहां पर आता है और वो मुझसे कहता है कि सर हमारे बिहार को बिहार मत कहिए, हमारे बिहार को बिहार जी कहिए, बिहार जी। मैंने कहा भाई मैं तो तुम्हारे बिहार को बिहार जी भी कह दूंगा, लेकिन यार आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि तुम्हारा क्षेत्र इतना है और तुम्हारा जो नाम है वो बिहार है, तो मैं तुम्हें बिहार ही बोलूंगा, बिहार जी नहीं बोल सकता। तो उसमें सर ये कैसी बात है? मैंने बिल्कुल, अगर आप किसी भी राज्य का विस्तार, किसी राज्य की सीमा, किसी राज्य का क्षेत्रफल, किसी राज्य का नाम अगर आप देखना चाहते हो तो आपको वह आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा। यही चीजें बताई गई है। आई होप आप इसको जानेंगे। ठीक है, जैसे अमित कुमार बिहार से हैं, अमित मुझसे आके कहे तो मैं उसको समझाता हूं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं आर्टिकल 2 के बारे में। आर्टिकल 2 कमाल का है। आर्टिकल 2 कमाल का आपको देखने को मिलता है, क्यों? आर्टिकल 2 बताता है नए राज्यों का प्रवेश स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स आएगा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, न्यू स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर when India acquire foreign land then the provisions are under article 2। आर्टिकल 2 है when India acquire foreign land, when India acquire foreign land, India acquire, जब इंडिया एक्वायर करता है फॉरेन लैंड को एक्वायर करता है, फॉरेन लैंड को एक्वायर करता है, तो ये भी यही लगता है। जब विदेशी भूमि को भारत में शामिल किया जाता है तो उसके प्रावधान आर्टिकल 2 में। ठीक है, चलिए तो बात को समझिएगा कि भैया नए राज्यों का प्रवेश होता है। ठीक है, एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स भी सीमा आपको देखने को मिलता है। मान के चलो कल को हम पाकिस्तान पर कब्जा कर ले, जैसे कल को अगर इंडियन आर्मी में इन्होंने मुझे भर्ती कर लिया, इंडियन आर्मी में इन्होंने मुझे बड़े पद पर बैठा दिया, तो मैं अटैक करके पूरे पाकिस्तान पर अगर कब्जा कर लूं तो पाकिस्तान को मैं अलग-अलग हिस्सों में बांटूंगा, तो पाकिस्तान पे जो कब्जा हुआ है ये आर्टिकल 2 से होगा। याद रखना मैं कोई 2 नंबर का काम नहीं करता, मैं 1 नंबर का काम करता हूं, यानी पाकिस्तान को अपना एग्जैक्टली बना लूंगा, कोई 2 नंबर का काम नहीं करूंगा, लेकिन 2 नंबर का काम मुझे इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको इंडिया में एक्वायर करना चाहता हूं, इसलिए मुझे 2 नंबर का काम करना है। तो इसको आप ऐसे समझ लेना। अब ये कैसे होता है? सर संसद कानून बनाकर नए राज्यों को भारत में संघ में शामिल कर सकती है। ये मुख्य रूप से उन क्षेत्रों के लिए होता है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है, विदेशी क्षेत्र में। उदाहरण के लिए 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया और असम का सहयोगी बनाया गया। असम का सहयोगी इसको बनाया गया था शुरुआती तौर पर सिक्किम को, लेकिन बाद में क्या होता है? लेकिन सर बाद में हमें पता लगता है कि 36वां संशोधन हुआ। 36वां संशोधन होता है, क्या होता है वो? 36वां संशोधन होता है 1975 में, और 16 मई 1975 में सिक्किम हमारा पूर्ण राज्य बन गया। 1975 में सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना। सिक्किम क्या बन गया? पूर्ण राज्य बन गया। सिक्किम कंप्लीट स्टेट या पूर्ण राज्य बन गया। पूर्ण राज्य यानी कंप्लीट स्टेट हमारा बनता है, कंप्लीट स्टेट हमारा बनता है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर शहर राज्य क्या होता है? बेटा एसोसिएट स्टेट होते हैं, एसोसिएट स्टेट होते हैं। एसोसिएट स्टेट का मतलब क्या है? एसोसिएट स्टेट का मतलब क्या है? मतलब सिक्किम की देखरेख हमारे पास होगी, लेकिन हमारा प्रशासन सिक्किम में नहीं होगा, केवल हम सिक्किम की देखरेख करेंगे। यही चीज इसके अंतर्गत बताई गई है। इस बारे में फटाफट से नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना, ठीक है? याद रखना, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अगर नोट कर चुके हैं तो बताएं आगे, फटाफट से बताइए। यूपीजी के बेटा आदर्श दुबे, यूपीजी के आपका परसों से शुरू हो रहा है। मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा विवादों में उलझा हुआ था तो कर नहीं पाया। ये आपको समझ में आया? बेटा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इतनी डिटेल से मैं खुद आपको बताऊंगा, पहली बार इस तरीके की चीजें मिल रही हैं। ठीक है, पीडीएफ से बढ़िया क्या समझ में आ रहा है? लो अगला समझिए। अब हम बात करते हैं इसके लिए किस प्रकार की मेजॉरिटी चाहिए। ये सवाल कब आया सर? ये वाला सवाल आता है सर सीडीएस, पहले तो आया था सीडीएस 2023 में, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, यूपीएससी सीडीएस 2023 में क्वेश्चन आया था। उसके बाद ये आता है आपका सीजीएल 2025 में। इसके अलावा ये सवाल आपसे पहले यूपीपीएससी स्टेट पीएससी के अंदर 2019 के पेपर में आ चुका है। सवाल को समझना, सवाल क्या कह रहा है। इसमें पता लगता है साधारण बहुमत, इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अगर आप आर्टिकल 2 का प्रयोग करना चाहते हैं देन इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। उपस्थित सदस्य डिवाइड बाय 2 + 1 = 5, यानी 50% + 1 चाहिए। इसकी उल्लेखना आर्टिकल 368 के प्रथम में की गई है। सिंपल मेजॉरिटी ये होती है। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद जो भी कानून बनाएगी वह साधारण बहुमत से पास होगा। साधारण बहुमत का अर्थ है संसद, लोकसभा, राज्यसभा में उस दिन उपस्थित लोगों का 50% + 1। उदाहरण 100 लोग उपस्थित हैं तो 51 लोगों का हस्ताक्षर से विधेयक पारित माना जाएगा। इसके लिए विशेष बहुमत 2/3 की आवश्यकता नहीं होती। दिस इज कॉल्ड सिंपल मेजॉरिटी। समझ में आई बात? मजा आया? अगर मैं इसके बारे में और बात करता हूं, सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत कहां पड़ती है? आर्टिकल 2 और 3 में। पहले सिंपल मेजॉरिटी समझ में आ गया, राइट? आई होप आपको आ गया है। लेकिन एक बच्चे के दिमाग में अब एक बात आ जाएगी, सर उपस्थिति क्या कितनी भी हो सकती है? क्या 10 लोगों को भी बुलाया जा सकता है? नो, मिनिमम क्वारम नंबर होनी चाहिए। बुद्धि लगाइए, उपस्थिति में मिनिमम क्वारम नंबर की जरूरत पड़ती है। यहां मिनिमम क्या होना चाहिए? मिनिमम क्वारम नंबर की जरूरत होती है। क्वारम नंबर की जरूरत होती है। इसको क्वारम नंबर को इंग्लिश में तो क्वारम ही बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मिनिमम गणपूर्ति चाहिए। न्यूनतम गणपूर्ति की जरूरत होती है, यानी 10% लोग चाहिए। ये बात आर्टिकल 100 में लिखी हुई है कि इसकी जरूरत होती है। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं एक सवाल देता कि कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री रहा जिसने क्वारम संख्या को भी खत्म कर दिया था? एकमात्र प्रधानमंत्री दैट इज इंदिरा गांधी जी। उन्होंने क्वारम नंबर के कांसेप्ट को खत्म कर दिया था। मिनिमम क्वारम ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती है, तभी मिनिमम कोटा काम कर सकता है, वरना मिनिमम कोटा काम नहीं करेगा। ओके, ठीक है, ये सवाल के कांसेप्ट को भी आप समझिए। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 के बारे में, बेटा आर्टिकल 2 के लिए बढ़िया कांसेप्ट का काम करता है। अगर हम जैसे मान के चलिए कल को, मैं बढ़िया एग्जांपल देता हूं, मान के चलिए कल को मैंने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, तो जब मैं पाकिस्तान को ऑफिशियली भारत का राज्य डिक्लेयर करूंगा तो मुझे कैसी मेजॉरिटी चाहिए? सर उस समय मुझे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। मजा आया? बढ़िया, बस आपको मजा आना चाहिए, बाकी चीजें तो सब देखी जाएंगी, बाकी चीजें सब देखी जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 3 के बारे में बात करते हैं, दैट इज राज्यों का पुनर्गठन। इसको बोलते हैं राज्यों का पुनर्गठन, इसको कहा जाता है। पुनर्गठन का मतलब समझना कि सर इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। राज्यों का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएगा। स्टेट्स या इसको रीअसेंबलेंस भी आप पूछ लेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया, जैसे उत्तर प्रदेश का ये वाला हिस्सा काट के उत्तराखंड बना दिया गया, अच्छा अलग होना, ये चीज होना, नाम में परिवर्तन होना, ये सब इसी का कांसेप्ट है। अगर मैं बात करूं ये एल्ट्रेशन होता है या रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, नए राज्यों का गठन मौजूदा राज्यों से अलग करके।
ये तीन मुख्य बातें शामिल होती हैं। मतलब न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट फ्रॉम एंटेसिडेंट स्टेट, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट फ्रॉम द एंटेसिडेंट स्टेट दैट इज अंडर आर्टिकल 3। नेक्स्ट, राज्यों की क्षेत्रीय सीमा में परिवर्तन बढ़ाना घटाना, अल्टरेशन इन बाउंड्री, अल्टरेशन इन बाउंड्री भी आपको यही देखने को मिलेगा, बाउंड्री में परिवर्तन, अल्टरेशन इन नेम्स, नेम चेंज भी इसी में आएगा। एग्जांपल के लिए गठन का उदाहरण, यूपी से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का अलग होना इसी में आता है। सीमा का मतलब दो राज्यों की सीमा को सीधा करना या बदलना, जैसे यूपी और बिहार की सीमा पर विवाद था, उसको सही किया गया। नाम का परिवर्तन, जैसे संयुक्त प्रांत का नाम यूपी, मैसूर का नाम कर्नाटक, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड रखा गया था, इसी का एग्जांपल आता है। तो बेटा ये है एआई, सब पूरे सारे एआई में जितनी बुद्धि थी लग चुकी है। अब तुम यहां देखोगे जीत भाई के बारे में। बेटा इसके अलावा भी आर्टिकल 3 कई प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए, ठीक है चलिए, जैसे अब मैंने बताया, अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं जरूर पूछता कि आर्टिकल 3 के माध्यम से अगर हम किसी राज्य की प्रवृत्ति का परिवर्तन करते हैं, नेचर चेंज करते हैं, तो क्या होगा। तो नेचर चेंज के बारे में बताइए। एक राज्य का नेचर चेंज भी इसी में आएगा। तीन मुख्य बातों के साथ साथ एक एडिशनल बात याद रखना, केवल सिविल कॉन्सेप्ट है, आपको याद नहीं रखना। राज्य की प्रकृति में परिवर्तन, राज्य की प्रकृति में परिवर्तन इसी के माध्यम से होता है। राज्य की प्रकृति में परिवर्तन भी इसी माध्यम से होता है, इसके बारे में समझना। ये परिवर्तन जो होता है ये भी इसी माध्यम से होता है, प्रकृति में परिवर्तन इसी माध्यम से होता है, यानी नेचर चेंज भी इसी माध्यम से होता है। ठीक है, इसको नेचर चेंज कैसे करोगे, नेचर चेंज कैसे करोगे। तो नेचर चेंज क्या होता है, नेचर चेंज, बेटा नेचर चेंज के बारे में समझना, जब एक राज्य को यूटी बना दिया जाए या यूटी को राज्य बना दिया जाए, दिस इज कॉल्ड एज नेचर चेंज, वो भी यहीं पर होता है। ठीक है चलिए, अगर हम बात करते हैं, अगर आप जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर पहले क्या था, जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना दिया गया, 31 अक्टूबर 2019 को इसको क्या बना दिया गया, इसको यूटी बना दिया गया। कौन से आर्टिकल का यूज हुआ है, आर्टिकल 3 का यूज हुआ है। बताइए समझ में। ठीक है, ठीक है चलो। अबे जनवरी मंथ की करंट अफेयर कितनी तारीख को, 30, तो कल होगी ना जनवरी मंथ की करंट अफेयर, कल सैटरडे क्या है, कल होगी जनवरी महीने की करंट अफेयर। भैया जी ना करें भाईजान, ना करें। ठीक है, कल होगी जनवरी महीने की करंट अफेयर, इसके बारे में समझना। ठीक है, याद रखना। ठीक है, बातें समझ। स्टेट्स को अलग क्यों करते हैं, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। शुभम दुबे का थोड़ा बुद्धिमान वाला आंसर है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अच्छे प्रकार से हम देखें तो एक राज्य का बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। आर्टिकल 3 अगर आप समझ चुके हैं, आर्टिकल 3 के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया बहुत बढ़िया है। ये प्रोसीजर वेरी उम्मा प्रोसेस है। क्यों है वो मैं बता देता हूं। अनुच्छेद 3 के तहत अगर आपको कानून बनाना है, इसमें प्रेसिडेंट की कंसेंट पहले जरूरत होती है, प्रेसिडेंट की कंसेंट की जरूरत पहले पड़ती है। विधेयक पेश करना इसके लिए सबसे पहले होता है, इसे संसद के किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा में लाया जा सकता है, लेकिन संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत पड़ती है। इसको समझना। बिफोर प्रेजेंटिंग दिस बिल इनटू द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट कंसेंट इज नीडेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है चलिए, इसको थोड़ा सा समझिएगा क्या प्रोसेस होता है कि सर इसके अंदर बिल जो होता है, बिल प्रेजेंट आपका किया जाता है। बिल प्रेजेंट कहीं भी हो सकता है, ये लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, सर बिल प्रेजेंट जब किया जाता है तो प्रायर प्रेसिडेंट कंसेंट चाहिए, प्रायर कंसेंट की जरूरत होती है, प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए होती है, प्रेसिडेंट इसमें चाहिए होती है। दूसरा, समय सीमा, राज्य विधानमंडल की राय लेना जरूरी होती है, जिस भी राज्य के अंदर आप कर रहे हो, स्टेट लेजिस्लेचर की बारे में जरूरत पड़ती है। स्टेट लेजिस्लेचर इज जरूरी, स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है उसकी कंसेंट इसमें चाहिए ही चाहिए। बाध्यता होती है, राज्य का विचार हां या ना, संसद या राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, संसद अपनी मर्जी से बदलाव कर सकती है। इसके बारे में थोड़ा बताना। ठीक है, याद रखना। स्टेट डिसीजन जो भी होगा, स्टेट डिसीजन नॉट बाइंडिंग ऑन स्टेट डिसीजन, नॉट बाइंडिंग ऑन सेंटर। स्टेट का डिसीजन सेंटर पर बाइंडिंग नहीं है। और स्टेट का डिसीजन सेंटर पर बाइंडिंग क्यों नहीं है, क्योंकि भैया वो केवल अपना विचार रखते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलो कल को मैं बन जाता हूं, क्षेत्र में पहुंच गया, मैं पहुंचा संसद। ठीक है चलो, अब जब मैं संसद में पहुंचा तो हरियाणा का नाम मैं चेंज करके कहूंगा कि हरियाणा का नाम श्री हरियाणा रख दिया जाए। ठीक है, मेरा दिमाग में आ गया कि हरियाणा का नाम श्री हरियाणा रखूंगा। पहुंचे भैया, मैंने अपनी संसद में से कह दिया बात, चलो शुरू करो। मैं क्योंकि मैं एक सांसद हूं, तो राष्ट्रपति के पास लेटर लेके पहुंच गया, देखो एक बार सिग्नेचर कर दिया, एक बार। अच्छा ले भाई, उन्होंने सिग्नेचर कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने लोकसभा में पेश करा, लोकसभा में डिस्कशन चल रहा है। हरियाणा में इसका कंसेंट देना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही लोकसभा में इसको पेश करूंगा, सेम डे मुझे हरियाणा की विधानसभा में भी भिजवा दिया। हरियाणा में कुछ लोग ये जो हम पास होना करेंगे, क्योंकि हम हरियाणा का नाम रखना चाहते हैं श्री हरियाणा जी। उनका कहना है कि हम हरियाणा का नाम श्री हरियाणा जी रखेंगे। मैंने कहा ना, श्री हरियाणा रखेंगे। ठीक है, विधानसभा वाले कह रहे हैं, जो वहां विधानसभा, हरियाणा में विधानसभा है, वो कह रही है ना हम तो इसका श्री हरियाणा जी रखेंगे। मैंने कहा लाडले तुम कुछ भी कहो, सारी बात का कोई लोड नहीं, तुम्हें हाँ कहनी है तुम हाँ कहो, तुम्हें ना कहनी है तुम ना कहो, हमें मतलब नहीं पड़ता, क्योंकि पावर पार्लियामेंट के पास है। अगर पार्लियामेंट से पास हो गया तो तुम्हारा नाम श्री हरियाणा हो जाएगा। ये बात इसमें कही जाती है। ठीक है चलो, दूसरा पॉइंट। अब जैसे एग्जांपल के लिए एक और हम एग्जांपल लेना शुरू करते हैं। अब मान के चलिए कि कल को यूपी के 4 हिस्से होने लगे, यूपी के 4 पार्ट्स होने लगे, क्योंकि भाई यूपी के 4 पार्ट्स होने की अगर बात होती है कि यूपी के 4 पार्ट का बात चल रही है, यूपी के 4 पार्ट हो। अगर संसद ने सोच लिया यूपी के 4 पार्ट होंगे तो होंगे, फाइनल डिसीजन सेंटर का होगा। यूपी 4 ही ना चाहे डिपेंड नहीं करता, और यूपी के 4 हिस्से होना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। मैं खुद यूपी से हूं, ये नहीं होने दूंगा, टेंशन फ्री रहना, खुल के खेलना। ठीक है, बात समझ में, ये आपको पूरा कांसेप्ट समझ में आया। ये सवाल पेपर में आ चुका है। ठीक है, ये सवाल पेपर में आ चुका है। ओके, आगे हम बात करते हैं। इस बार हम बात करते हैं सर आर्टिकल 4 के बारे में भी बता दीजिए। आर्टिकल 4 के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, व्हाट इज आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 के बारे में बताओ, आर्टिकल 4 के बारे में स्वाद नहीं आ रहा। लीजिए आर्टिकल 4 की हम बात करते हैं। लीजिए आर्टिकल 4 की हम बात कर लेते हैं। यहां पर आर्टिकल 4 आपको देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 4 का मतलब क्या होता है, अगर आप अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 3 राज्यों को पुनर्गठन तहत किए गए बदलाव, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। मतलब इसमें समझना कॉन्सेप्ट इसमें क्या है। ठीक है चलिए, नहीं यूपी कैसे नहीं होंगे, मैं यूपी कैसे नहीं होने दूंगा, एक काम में भले याद रखना। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताने की शुरू की कि अगर आपको, अच्छा आपको कोई भी अगर कोई संशोधन करना है तो तरीका क्या, किसके माध्यम से करोगे बेटा। अगर कोई भी संशोधन करना है तो संशोधन का तरीका है, तरीका होता है, स्पष्ट तरीका होता है कि संशोधन करना है, हां जी करना चाहते हैं तो तरीका होगा आर्टिकल 368 के तहत करो। बट ऐसा नहीं है। आर्टिकल 4 का जो मतलब आर्टिकल 2 मतलब ये बताएगा आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में संशोधन, आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में संशोधन, आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की जो प्रक्रिया होगी, संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 4 में है, आर्टिकल 4 में है, ना कि आर्टिकल 368 में, ना कि आर्टिकल 368 में। ये है भैया यहाँ पे लिखा हुआ। अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट करना है तो यू हैव टू यूज आर्टिकल 4 नॉट आर्टिकल 368। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। निम्न कानूनों को पारित करने के लिए संसद में साधारण बहुमत पर्याप्त है, काफी है। इन बदलावों के लिए पहली अनुसूची, राज्यों के लिए चौथी अनुसूची, सीटों का आवंटन भी संशोधन करना पड़ता है, इनमें भी चेंजेस करने पड़ते हैं। ये एक बहुत एडिशनल सी जानकारी, इसकी जरूरत नहीं है। आई होप इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ चुके होंगे। अमेंडमेंट इन आर्टिकल, अमेंडमेंट इन आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, अमेंडमेंट इन आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, इसकी प्रोसेस में बताएगी। इसकी जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 4 में। बात समझ, यही चीज आपकी लिखी हुई है। लेकिन सर हमने तो आर्टिकल 368 पढ़ा है, बट आर्टिकल केवल आर्टिकल 2 3 के लिए स्पेशल केस है, आर्टिकल 4 का ये स्पेशल केस बनेगा। बात है बुद्धि में तुम्हारी बात आई। एक बार कैसे ढांडा नहीं वाला, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, अरे शो भी लावेंगे तेरी टक्कर में भाई, ये ना किसी भी चक्कर में लिख के दबा है तेरे ढांडा नहीं वाला, गीटो या भी नहीं जाना तेरी चक्कर में।
बढ़िया आदमी है। अब यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ पे अगर आपको समझ में आया है तो इसके बाद हम बात करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट आता है। अगला कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे राज्यों का विस्तार कैसे हुआ है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 1 2 3 4 क्लियर हुए। अब हम बात करते हैं आज का अगला टॉपिक। आज का पहला टॉपिक तो हमने तंसी देर में क्लियर करके निपटा दिया, तंसी देर में पता मिलेगी। तो आज की क्लास को शुरुआत करते समय मैंने बताया था कि पहले मैं आपको आर्टिकल 1 से 4 पढ़ाऊंगा, फिर मैं यूनियन एक्सपेंशन बताऊंगा आपको कि भारत के संघ राज्य क्षेत्र का विस्तार कैसे हुआ है, तो वो समझिए। भारत के संघ राज्य क्षेत्र के विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। भारत के संघ राज्य क्षेत्र का विस्तार, भारत के संघ राज्य क्षेत्र का विस्तार, संघ राज्य क्षेत्र का विस्तार, क्षेत्र विस्तार मतलब कहने की बात क्या है उसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। यूनियन एक्सपेंशन कैसे हो, यूनियन एक्सपेंशन कैसे हो बताऊं, ठीक है। जब 1947 में देश आजाद हुआ, मैं आपको बताना शुरू करता हूं। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो स्थिति बिल्कुल अलग थी। 1947 की बात है। और जब सेम बात मैं आज की डेट में लेकर आऊंगा, जब सेम बात मैं आज की डेट में आपके लिए लेकर आऊं, ठीक है। अगर मैं करंटली 2024 की बात करता हूं, सर जी 2000 यह 1947, और इससे अगर मैं आज की डेट में आता हूं 2026 में, तो इसमें काफी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। सर इस समय जो भारत का विभाजन श्रेणीगत था, भारत का विभाजन कैसे था बच्चा, श्रेणीगत था। विभाजन जो था, जो क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन जो था वो कैसे था, टाइप वाइज था, श्रेणीगत था, श्रेणीगत था, श्रेणीगत टाइप वाइज था, टाइप वाइज था। 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। इस प्रकार से श्रेणीगत विभाजन था। जैसे मैं बताऊं आपको कैसे था, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। ए प्रकार, बी प्रकार, सी प्रकार, डी प्रकार। लेकिन अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम आज की डेट पे बात करें तो वर्तमान में आप देखते हैं भारत कैसे है। भारत आपको देखने को मिलता है सर 28 राज्य और 8 यूटी, 28 राज्य प्लस 8 यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। ऐसा होने में जो प्रोसेस लगा है वो आपको यहां देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रखना, कृष्ण राजपूत बेटा तथास्तु बैच में मिलती हैं क्लासेस। अब इसको समझना, ये क्लासिफिकेशन हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। टाइप ए प्रकार के राज्य जो होते थे वो ब्रिटिश प्रांत थे, जो डायरेक्टली ब्रिटिशों के अधीन थे, ब्रिटिश प्रांत थे। आज की डेट में जो राज्य है वो इसके माध्यम से हमारे यहां से जुड़ गए। टाइप बी देसी रियासत है, इनको प्रिंसली स्टेट बोला जाएगा। ये देसी रियासत है, इनको क्या बोलेंगे अपन, इनको बोलेंगे प्रिंसली स्टेट्स। दीस वाज प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। टाइप सी के अंदर कमिश्नरेट एरिया थे, कमिश्नरी क्षेत्र थे, कमिश्नरी क्षेत्र थे, कमिश्नरी आपके एरियाज थे यहाँ पर। और टाइप डी के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, टाइप डी के अंदर मैं बात करता हूँ, ये आपके दूरस्थ क्षेत्र थे, रिमोट एरियाज थे, रिमोट। इनके एक एग्जांपल दूंगा तो शायद आपके दिमाग के चक्षु खुल जाएंगे। बेटा पॉइंटर्स के लिए अगर मैं बात करता हूँ, टाइप ए जो ब्रिटिश प्रांत था, टाइप ए जो ब्रिटिश प्रांत था उसके अंदर केवल और केवल, ठीक है, केवल और केवल आपको देखने को मिलते हैं जो हमारे डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अधीन थे, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, मैसूर, ये सब थे। देसी रियासत में थे, जम्मू कश्मीर वगैरह ये सब थे। टाइप सी में कमिश्नरी क्षेत्र थे, केवल 4 थे। इंडिया में 3 मिले थे, अजमेर, दिल्ली और कुर्ग, इंडिया को 3 मिले थे। बलूचिस्तान पाकिस्तान को गया था। दूरस्थ क्षेत्र थे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ऐसे क्षेत्र जो कि भारत के कब्जे में नहीं थे बट ब्रिटेन क्लेम करता था कि हमारे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। अब यहां से आगे कैसे आए हैं उसके बारे में बताता हूं, ठीक है। बताना शुरू करें। सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चा देसी रियासतों को कैसे मिलाया गया, फिर मैं राज्य को विस्तार करता चलूंगा। स्टार्ट करूं देसी रियासतों को कैसे मिलाया गया, आपको समझ में आएगा देसी रियासतों के बारे में, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। ले भाई डिटो देसी रियासतों के बारे में बात करता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, देसी रियासतों का आपका जो एकीकरण। जब भारत को आजादी मिली, जब भारत को आजादी मिली, आजादी 1947 के समय भारत में लगभग 552 देसी रियासतें थी। कितनी देसी रियासतें थी, 552 देसी रियासतें थी, ठीक है, याद रखना। दूसरा है 549 रियासतों ने आसानी से भारत में विलय का निर्णय लिया। अच्छा अगर आपको नहीं पता है ना, तो जो डिकी बर्ड प्लान है, डिकी बर्ड प्लान के खिलाफ जिन्ना था, जिन्ना का कहना था कि देसी रियासतें भारत में ना मिले, वो आजाद ही रहे, ऐसा जिन्ना का कहना था। मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोह पुरुष, भारत का बिस्मार्क इनको कहा जाता है, और वीपी मेनन रियासत मंत्रालय के सचिव ने विलय पत्र के जरिए एकीकरण किया था। 3 रियासत जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने विलय में आनाकानी करी थी। बहुत प्यार से इस चीज को आप समझेंगे, बड़े ध्यान से समझना कि भाई टोटल प्रिंसली स्टेट्स कितनी थी। सर जब हमें इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है तो 552 देसी रियासतें थी, 549 जो थी प्रिंसली स्टेट थी वो इजीली मर्ज हो गई, 549 इजीली मर्ज हो गई, इजीली मर्ज हो गई। इसके अंदर जो मेन फीचर हम देखते हैं वो किस किस का है सर, बड़े प्यार से जो मिले हैं उसके पीछे का कारण कौन है, तो उसके पीछे का कारण वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, उसके पीछे का कारण वल्लभ भाई पटेल है। और दूसरे पर्सन आपको कौन देखने को मिलते हैं, वीपी मेनन, विश्वनाथ प्रसाद मेनन आपको देखने को मिल जाएगा, वीपी मेनन। और इन्होंने क्या किया था, विलय पत्र, विलय पत्र को बोलते हैं, क्या बोला जाता है सर, इनके द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, मर्ज लेटर पे हस्ताक्षर किए गए थे, मर्ज इंडिया लेटर पर हस्ताक्षर किए गए थे, मर्ज लेटर पर हस्ताक्षर, मर्ज लेटर पर हस्ताक्षर किए गए थे। कुछ बच्चों का कहना है कि सर ये 565 थी, जैसे यूनिक वर्ड है बाकी भी है। बेटा जब ये 565 थी ना, तो बचे हुई जो है इसमें से जो 565 को अगर करोगे 13 बची, 13 पाकिस्तान में चली गई हैं। अरे हाथ में आज एक हाथ में लगी सुबह चोट, तो जो 13 रियासतें हैं बेटा वो पाकिस्तान में पहुंच गई हैं, ठीक है। इस वजह से उनको काउंट नहीं कर रहा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगा लो कृष्ण राजपूत, बेटा 565 जो है वो 13 पाकिस्तान में गई हैं, 552 वो है जो इंडिया के अंदर है, ठीक है। चलिए तो वीपी मेनन के बारे में याद रखना, ठीक है। रियासत मंत्रालय के सचिव हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये इनके पीएम थे, बेटा बुद्धि में कमी है थोड़ी सी, सचिव थे, आईएएस पोस्ट होती है, सिविल सर्विस अधिकारी थे, समझे कि नहीं, थोड़ा तो सोचो। सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, आईसीएस हैं, ठीक है। बात को समझना। एक बच्चा कह रहा है 13 पाकिस्तान में कैसे चली गई, क्योंकि बेटा जो इंडियन इंडिपेंडेंस का एक्ट आया था 1947 में उसमें ये बात कही गई थी, अगर अगर ये है जो प्रिंसली स्टेट्स हैं ये जहां जाना चाहे वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं, इनकी मर्जी है कहीं भी चले जाएं। फिर मैंने बताया 3 ऐसी रियासतें थी, 3 प्रिंसली स्टेट थी, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये आनाकानी कर रही थी। फिर इनको कैसे जोड़ा गया, ठीक है, इनको कैसे जोड़ा गया सर, एनसीईआरटी में 565 है, बेटा मैंने बता तो दिया क्यों है। लगे आगे हम देखते हैं कैसे कैसे इनको शामिल किया गया। सर सबसे पहले जूनागढ़ को रेफरेंडम के बेसिस पर जनमत संग्रह के द्वारा विलय किया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर विलय किया गया। जूनागढ़ गुजरात में देखने को मिलता है, इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए वोटिंग कर ली गई, तो 95% वोट इंडिया के पक्ष में पड़ी। 95% लोग थे जो भारत में रहना चाहते थे, जूनागढ़ भारत में आ गया, इट इज बिकॉज़ ऑफ रेफरेंडम। हैदराबाद नहीं आ रहा था, हैदराबाद के उस्मान अली थे, यहाँ के निजाम कौन थे, निजाम का लीडर होता है, निजाम यहाँ के उस्मान अली, उस्मान अली ने मना कर दी नाम, उस्मान अली ने मना कर दी, लास्ट है उस्मान अली, लास्ट रूल। उस्मान अली सबसे अमीर निजामी है। सीएचएसएल 2024 में एक सवाल आता है, सबसे ज्यादा अमीर निजाम कौन था, उस्मान अली सबसे ज्यादा अमीर निजाम था। इसके टेबल पे एक हीरा पड़ा रहता था जिसकी पैसे इतने ज्यादा थे कि उस पैसे में ये पूरा एक राज्य खरीद सकता था, इतना रुपया था इसके पास। तो एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जाता है, मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन रातों रात चलाया गया था, हैदराबाद पाकिस्तान में जा रहा था, ऑपरेशन पोलो। अब पॉइंट आता है कि ऑपरेशन पोलो ही क्यों चला, और ये कब हुआ है सर, 17 सितंबर 1948 को हुआ है। ऑपरेशन पोलो ही इसका नाम क्यों था, ऑपरेशन पोलो, इसके पीछे का कारण बताता हूं, क्योंकि हैदराबाद में पोलो के ग्राउंड बहुत सारे हैं, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन पोलो दिया गया, ठीक है। चलो याद रखना, बात समझे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ये है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन
के द्वारा राजा हरि सिंह ने पाकिस्तानी कबीले के आक्रमण के कारण भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ये इंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेशन की वजह से आया था। जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उनका नाम था हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उनका नाम था हरि सिंह। हरि सिंह ने कह दिया था कि मैं भारत के अंदर डायरेक्टली शामिल हो जाऊंगा। हरि सिंह डायरेक्टली भारत में शामिल होने के लिए एग्री हो गए थे। इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर कर दिए थे। अब एक बुद्धि में आपकी एक बात आएगी, इससे थोड़ा जम्मू कश्मीर के बारे में बता दीजिए, थोड़ा सा तनिक बता दो। तो जम्मू कश्मीर के बारे में समझना इंस्ट्रक्शन कैसे दिए जाते हैं। बात है 26 अक्टूबर की अटैक कर दिया जाता है इनके द्वारा। जैसे ही अटैक करते हैं इंडिया के ऊपर 1947 के अंदर पहला अटैक 26 अक्टूबर 1947 इन्होंने इंडिया पे अटैक कर दिया। जैसे ही अटैक करते हरि सिंह भारत भागे, नेहरू के पास पहुंचे, नेहरू बचा लो, आपकी बात बचा लो, या अटैक हो गया है, तनिक भी जान ना बच पाएगी। तो नेहरू ने कहा कि लल्ला बचा तो लेंगे तुम, लेकिन पटेल साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। पटेल साहब ने कहा बचा लूंगा, लेकिन दिक्कत है मुझे तुम अकेले अकेले अच्छे नहीं लग रहे, हरि तुम हमारे यहाँ जाओ, ये लो लेटर सिग्नेचर कर दो। अब हरि सिंह के सामने दिक्कत थी, हरि सिंह अगर सिग्नेचर नहीं करता तो वहां मारा जाता, सिग्नेचर कर देता तो इंडिया में आ जाता। तो कम से कम इसने सोचा कम से कम इंडिया में तो आ पाऊंगा, तो इसने उस चीज को स्वीकार किया, इंडिया में आ गया। तो जम्मू कश्मीर के पठानी कबीले ने अटैक किया था। पठानी कबीले का अटैक था, पठानी कबीला अटैक था, कबीला अटैक आपको देखने को मिल जाएगा। पठानी कबीला अटैक आपका था और ये कब किया गया था 26 अक्टूबर 1947। तभी पहला इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था और पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरह मारा था। नोट करिएगा, ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिले, बात समझ में? अभिमन्यु नोट कर पाए हो? ठीक है, आगे बात करते हैं। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। सर मुझे और देवेश को छुट्टी चाहिए, 13वीं में जाना है, गुरुजी जान दो छुट्टी। अभिमन्यु नहीं, तुम्हें यार रोटी खाने जाना, रुक जाओ, आधे घंटे रुक जाओ फिर जाना। आगे बात करते हैं राज्य के पुनर्गठन की। अच्छा, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि देसी रियासतें भारत में कैसे विलय हुई, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि भारत के जो राज्य है वो 28 कैसे हुए। भारत के राज्यों के विलय की चर्चा करता हूं मैं, ठीक है? चलो अब भारत के राज्यों के विलय के बारे में हम समझते हैं। यहां पर समझना थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं भारत में राज्यों का निर्माण, भारतीय राज्यों का निर्माण कैसे हुआ है, भारतीय राज्यों का निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण कैसे हुआ है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, इंडियन स्टेट्स का निर्माण कैसे हुआ है, इंडियन स्टेट्स फॉर्मेशन कैसे हुई है, इंडियन स्टेट फॉर्मेशन आपको कैसे देखने को मिली है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इंडियन स्टेट फॉर्मेशन हमें कैसे देखने को मिली है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, हम बात करते हैं इंडियन स्टेट फॉर्मेशन के बारे में। सर हमें पता लगती है इंडियन स्टेट के फॉर्मेशन के बारे में बड़ी क्या चीज पता लगती है। इसे कांग्रेस ने एक बात कही थी, ठीक है, कांग्रेस ने एक बात कही थी 1990 में। 1990 में कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था, कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस हेड कि अगर हम सत्ता में आए, कांग्रेस ने कहा था अगर हम सत्ता में आए, हम सत्ता में आए तो भाषा व संस्कृति के आधार पर विभाजन कर देंगे। तो भाषा संस्कृति के आधार पर विभाजन कर देंगे, पर विभाजन कर देंगे, विभाजन होगा। इन्होंने कहा था कि इफ वी मेक द गवर्नमेंट इन इंडिया 1919 तो क्या होगा। सर इनका कहना यह था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम वी विल, कांग्रेस कहती है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम क्या कर देंगे, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, सेपरेशन ऑन बेस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, कि हम लैंग्वेज एंड कल्चर के बेसिस पर हम विभाजन कर देंगे, लैंग्वेज कल्चर के बेसिस पर। एग्जांपल बताओ, समझ में आया? जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे मैं हमारे गांव के अंदर दो गोत्र रहती है हमारे गांव में। जैसे मैं अपने गांव की बताता हूं, हमारे गांव में रहती है दो गोत्र, ठीक है? एक तो है राणा, हम राणा से, ठीक है, राणा है, और दूसरे हमारे रहते हैं बराड़, बराड़ से रहते हैं, ठीक है? आपने बराड़ का नाम सुना होगा, ठीक है? बराड़ का नाम आपने जरूर सुना होगा। अब अगर कोई एमपी हमारे यहाँ की ये कहे कि भाई तुम मुझे जिता दो, मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनवा दो, तुम अपना पूरा गांव में वोट देना, हम क्या करेंगे, हम तुम्हारे गांव का नाम राणापुरम रख देंगे, राणापुरम तुम्हारे गांव का नाम रख देंगे। तो क्या हम वोट नहीं देंगे उसको? सारे राणा वोट देंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं, राणास भी चाहते हैं कि इनका जो नाम है वो जन्म जन्मांतर तक बना रहे, आपको चाहे, है कि नहीं? तो यही चीज के बारे में अगर हम बात करें तो यहीं से आपके कॉन्सेप्ट क्रिएट होते नजर आएंगे कि अच्छा सर ये कांग्रेस की बुद्धि थी। हाँ जी, कांग्रेस ने 1919 में पहली बार ऐसा कहा, कांग्रेस ने दोबारा बनाया, ठीक है, कांग्रेस ने इसको दोबारा किया। 1937 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था, याद करो, जनरल इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस कितनी सीट जीती थी इसमें जनरल इलेक्शन में? कांग्रेस 6 तो स्पष्ट जीती थी, 2 जीती थी गुटबंदी अलायंस के साथ, जीती थी कि नहीं? तब भी लोगों ने कहा कि अब कर दो, तो कांग्रेस ने कहा क्या सत्ता में कहां हम, अरे ब्रिटिश सत्ता में तो एक बार देश आजाद हो तो हम तब कर दें। और जैसे देश आजाद होता है 1947 में, तो लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि बाबूजी आप कह रहे थे कि हम भाषा संस्कृति के आधार पर विभाजन कर देंगे, अब तो आजादी भी हो गई, कर दीजिए विभाजन। तो कांग्रेस के सामने दिक्कत थी, कांग्रेस के सामने दिक्कत थी, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी कि हम विभाजन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान भी भाषा और संस्कृति की वजह से ही अलग हुआ है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है भारत के और टुकड़े हों। मैं कांग्रेस के समर्थन में जाऊंगा, कांग्रेस सही सोच रही है कि अगर ये ऐसे विभाजन करेंगे तो दिक्कतें होंगी, देश के अंदर बंटवारा हो जाएगा, देश के अंदर दिक्कतें होनी शुरू हो जाएगी। ठीक बात, लेकिन लोग तो लोग हैं, मान जाएंगे, क्या मतलब है, लोग तो मानते नहीं, लोगों का अपना औरा है, लोगों का अपना स्वाद है, लोग नहीं माने, लोग नहीं माने, लोगों ने डिमांड करनी शुरू करी, तो लोगों को दिक्कतें होनी शुरू हुई। यहाँ रियासतों के एकीकरण के बाद राज्यों के पुनर्गठन का आधार तय करना चुनौती था। अब दिक्कत ये होने लगी कि कैसे हम इनका जो विभाजन है, जो एकीकरण है, वो हम कैसे कर पाए, ये दिक्कत का विषय था। तो ऐस्केधर समिति का गठन किया गया, जिसका कहना यह था कि मैं तुम्हें बताऊंगा विभाजन कैसे करो। एग्जांपल के माध्यम से मैं बताता हूं, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक क्लास के अंदर तुम 4 ग्रुप बनाओ, अगर मैं आपसे कहूं एक क्लास के अंदर 4 ग्रुप बनाओ, तो लोगों का अपना अलग अलग विचार चल सकता है। जैसे कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर अच्छे स्टूडेंट एक तरफ, बेकार स्टूडेंट एक तरफ, एक कुछ लड़कों का दिमाग चल सकता है 6 फुट के लौंडे एक तरफ, 5 फुट के लौंडे एक तरफ, 5.5 फुट के लौंडे एक तरफ, ये कर दो, ठीक है? या फिर एक दिमाग ये भी चल सकता है सर गोरे गोरे छोरे एक तरफ और काले काले करिया एक तरफ, ये भी चल सकता है सर, है कि नहीं? हाँ सर, तो आप रेसिज्म कर रहे हो। अब एग्जांपल दे रहा हूं, तो ऐसी एस्केधर समिति का गठन हुआ। अगर एस्केधर समिति की बात करता हूं, ये एस्केधर कौन है? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, राजेंद्र प्रसाद के मित्र हैं। तो एस्केधर समिति का गठन जून 1948 में हुआ, किसके द्वारा हुआ? एस्केधर कमीशन बाय राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी ने इसका गठन किया, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा यह गठन किया गया, जो हमारे कौन थे सर? ये हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है? चलो आगे देखेंगे। तो सिफारिश की जाती है कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, ना कि भाषा आधार, ठीक है? चलिए, तो इन्होंने क्या कहा कि जो हमें सेपरेशन करना चाहिए, क्लासिफिकेशन हमें करना चाहिए। इनका कहना यह था कि क्लासिफिकेशन का जो बेसिस होना चाहिए वो होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन इजीनेस, एडमिनिस्ट्रेशन बेस होना चाहिए, ना कि ये मना करते हैं कि लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पर ना हो, लैंग्वेज एंड कल्चर के बेसिस पर नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज एंड कल्चर के बेसिस पर विभाजन करने के लिए ये बिल्कुल मना कर देते हैं कि मैं इस बात पे खुश नहीं होऊंगा, ये नहीं होना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। क्या लोग मान जाएंगे? बेटा आपस में बात मत करो, मेरी बात सुनो, पढ़ने में ध्यान दो। क्या भारतीय लोग मान जाएंगे? क्या तुम्हें सच में लगता है भारतीय लोग ऐसे मान जाएंगे? हां जी, क्या मतलब है? लोगों ने मना कर दिया कि ये तो झूठ बात है, हमें भड़काया गया है। और कमाल की बात यह है कि जो दक्षिण भारत है, वहां विशेषकर तेलुगु बोलने वाले, इनमें भारी विरोध हुआ। तो इस एस्केधर समिति का बहुत बड़ा विरोध हुआ। तो कांग्रेस ने कहा रुको, हम तुम्हारे लिए डिसीजन लेंगे,
वो डिसीजन कैसे लेंगे? कांग्रेस कहती है कि हम एक नई समिति बनाएंगे, हम जेवीपी समिति बनाएंगे। जेवीपी समिति कब बनती है? सर दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति बनती है। जेवीपी समिति क्यों बनी है? काम वही है, सेम काम है। इनको भी भारत को भाषाई आधार पर विभाजित करना है, ठीक है? और वो कैसे है? सर जवाहरलाल नेहरू, जे वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। जयपुर सेशन चला था, कांग्रेस का जयपुर सेशन है, वहीं पर ये गठन हुई है। कांग्रेस का कहां का सेशन है? जयपुर सेशन चल रहा था, उसी में इसका गठन किया गया है। तो कांग्रेस के जयपुर सेशन के हेड कौन थे? तो कांग्रेस के जयपुर सेशन के हेड थे पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया हेड, ठीक है? याद रखना, ये बनाएंगे। विरोध को देखते हुए दिसंबर में नई समिति बनी, जेवीपी समिति। इन्होंने भी भाषाई आधार को खारिज कर दिया, इन्होंने भी मना कर दी ना, इन्होंने भी कह दी लैंग्वेज एंड कल्चर बेसिस पे नहीं करने देंगे। तरीका जो है राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि को आधार बनाने की बात करेंगे। मतलब इन्होंने भी यही कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस पर ही होना चाहिए। क्या बात समझ में आई? बात समझ में आई? बढ़िया। अगर समझ में आई तो बताओ इसके बाद क्या होगा? क्या लोग रुक जाएंगे? लेकिन नेहरू इनको रोक देगा। नेहरू बहुत टॉप का आदमी था। नेहरू ने कहा, बहुत बहुत बड़े वाले आदमी थे नेहरू जी। नेहरू जी कहते हैं कि लल्ला ऐसा करो कि तुम संविधान लागू होने तक रुक जाओ, जिस दिन संविधान लागू हो जाएगा मैं तुम्हारा काम चुका चिंगा। नेहरू ने झूठ बोला, जिस झूठ की वजह से आगे चलकर विद्रोह हुआ। नेहरू ने झूठ बोला जिसकी वजह से आगे विद्रोह हुआ। नेहरू जी यहाँ पर झूठ बोलते हैं, ठीक है? आपको बुद्धिजीवी ये ना कहने लगे कि सर आप नेहरू क्यों कह रहे हो, नेहरू जी को नेहरू क्यों कह रहे हो? मेरा बोलने का लहजा ऐसा है तो मैं इसी तरीके से बोल रहा हूँ, ठीक है? और मैं बाद में जहां जरूरत पड़ती है नेहरू जी भी बोलता हूं, आवश्यकता क्या अनुसार से। तो नेहरू चचा ने काम एकदम खराब करा लिया, मैटर होने लगा, ठीक है? याद रखना। तो इसके बाद क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं, ये आपको ऐसे बताना पड़ेगा, ठीक है? ये आपको थोड़ा ऐसे समझना पड़ेगा होता क्या है। 1950 में संविधान लागू हुआ, लेकिन फिर भी मैटर शांत नहीं हुआ। संविधान लागू हुआ, दक्षिण भारत में फिर से डिमांड होने लगी। दक्षिण भारत में पुनः डिमांड होने लगी। दक्षिण भारत में पुनः डिमांड होनी शुरू हो जाती है। दक्षिण भारत में क्या होता है? दक्षिण भारत में पुनः मांग होनी शुरू हो जाती है, पुनः डिमांड उठ जाती है कि यह इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो दक्षिण भारत में पुनः मांग हो गई, पुनः विद्रोह शुरू हो गया। ये किस लिए था पुनः विद्रोह? अगेन अग्रेशन क्यों था? अग्रेशन किस कारण से था? तो ये अग्रेशन इसलिए था ताकि भाषा व संस्कृति के आधार पर विभाजन हो पाए। भाषा संस्कृति आधार पर विभाजन होना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इन पर ध्यान ही नहीं दिया। देन क्या होगा सर जब गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी तो सर इसके बाद ये क्रमखंड आगे बढ़ेगा। 1952 में तेलुगु भाषी, यहाँ 1952 में तेलुगु भाषी जो होंगे, तेलुगु भाषी जो तेलुगु बोलते हैं, तेलुगु भाषी, इनके द्वारा क्या किया जाएगा? भूख हड़ताल। ये भूख हड़ताल करते हैं और ये आमरण अनशन करते हैं। भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक क्या कह लीजिए, आमरण अनशन, मरने तक अनशन, आमरण अनशन शुरू कर देते हैं, स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक। तो इस भूख हड़ताल में, आमरण अनशन में 1953 में, ये शुरू कब हुआ है? 1952 में। 1952 के अंदर ही जो इनके लीडर हैं, लीडर कौन है? पोटी श्रीरामुलु। पोटी श्रीरामुलु जो होते हैं, पोटी श्रीरामुलु जो है उनकी हो जाती है मृत्यु। 1952 में 56 डेज बाद इनकी हो जाती है डेथ, इनकी हो जाती है मृत्यु। उसके बाद ये हिंसा बढ़ जाती है बहुत अधिक। डेथ होते ही सड़क जलना, सड़क जला दी, आग लगा दी, थाना जला दिया, ये परेशानी होनी शुरू हो जाती है। और इस वजह से ही क्या होता है बच्चा, इसी वजह से हमें पता लगता है कि मजबूरी में सरकार को दबाव में काम करना पड़ता है। सरकार को दबाव में क्या करना पड़ता है? सरकार को दबाव में 1 अक्टूबर 1953 में आंध्रा का गठन करना पड़ा। भाषाई आधार पर आंध्रा बनाना पड़ा, लिंग्विस्टिक बेसिस पर आंध्रा बना, लिंग्विस्टिक बेसिस पर आंध्रा बना। बेसिस पर क्या बनता है? लिंग्विस्टिक बेसिस पर क्या बनता है? आंध्र प्रदेश बनता है, आंध्रा बना, लिंग्विस्टिक बेसिस पर आंध्रा बन जाता है। मजबूरी थी। बाकी राज्यों ने कहा कि अगर तुम यही चाहते हो कि हम भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए एक व्यक्ति की जान दे दें तो यही सही। बाकी राज्यों ने भी सरकार पर दबाव देना शुरू कर दिया। तो सरकार ने कहा टेंशन मत लीजिए, आप लोगों के लिए हमने एक आयोग का गठन किया है। यहीं पर एक नए आयोग का गठन किया जाएगा। कितनी तारीख में सर? इसके तुरंत बाद ही एक आयोग का गठन किया जाता है। इसके बाद 1 दिसंबर में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया, कमीशन बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। और ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, इसी को फजल अली आयोग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? फजल अली आयोग बोलते हैं। फजल अली आयोग इसी को बोला जाता है, इसी को फजल अली आयोग बोला जाता है। तो यह बना दिया गया फजल अली आयोग, फजल अली बनाया गया कमीशन। इसके अंदर 3 लोग हैं, इनका काम यही है कि भाई भाषा संस्कृति के आधार पर विभाजन करो, सही गलत छोड़ो, इसको करके राज्य पुनर्गठन करके। 3 लोग कौन है इसके अंदर? फजल अली तो है ही, साथ में आपको देखने को मिलते हैं हरदेनाथ कुंजरू, और हरदेनाथ कुंजरू के बाद कौन देखने को मिलते हैं? कैम पन्नीकर, ये आपको देखने को मिलता है। इनकी रिपोर्ट कब आती है? राज्य पुनर्गठन आयोग अपनी रिपोर्ट कब देता है? सर राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट जो आती है वो कब आती है? रिपोर्ट 1955 में। और ये लागू कब होती है? सर ये रिपोर्ट लागू होती है 7वें संशोधन 1956 में। 7वें संशोधन 1956 में ये रिपोर्ट लागू होती है। 7वें संशोधन 1956 में रिपोर्ट लागू हो जाती है। इसी के माध्यम पर 14 राज्य और 6 यूटी बने थे। इसी के बेसिस पर 14 स्टेट और 6 यूटीज बने। और आज की डेट में वही राज्य बढ़ते बढ़ते टूटते टूटते 28 राज्य 8 यूटी हुए। इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हाथ से लिखा हुआ है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। बढ़िया, आगे बढ़ता हूं। इसके बाद नेक्स्ट अगले कांसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसको समझना। बेटा यहीं पे अब हमें शुरुआत होती है किस तरीके से चीजें हुई हैं, हम बताते हैं कैसे। अगर मैं इस वाले कांसेप्ट को भी अगर मैं डिजिटली बताना चाहता तो मैं ऐसे बता सकता था, ठीक है? याद रखना कि पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बना। आंदोलन तेलुगु भाषी लोगों ने आंदोलन तेज किया। पोटी श्रीरामुलु जी की 56 दिन के बाद अनशन पर बैठे तो उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद आंदोलन हिंसक हो गया, जिससे सरकार को झुकना पड़ा। 1 अक्टूबर को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। दिस इज पोटी श्रीरामुलु। अच्छा काम किया मैंने, अच्छी स्लाइड बनाई। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट फजल अली कमीशन 1953। हम बताते हैं इसका गठन 1953 में 3 सदस्यों के तौर पर हुआ था और ये हुआ था 1 दिसंबर 1953 में आयोग का गठन हुआ है। तो फजल अली कमीशन के अध्यक्ष हैं के.एम. पन्नीकर हैं और हरदेनाथ कुंजरू हैं। बढ़िया, मस्त स्लाइड है, स्वाद है, ठीक है सर। रिपोर्ट 55 में रिपोर्ट पेश की जाती है जिसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और इसी को लागू किया गया। मजा आया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा। तो इसी अधिनियम के आधार पर आपके क्या बनते हैं? 7वें संविधान संशोधन 56 के आधार पर इसके द्वारा संविधान के भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। इसी के अंदर आर्टिकल 238 था, वो भी समाप्त कर दिया गया, 238 में खत्म कर दिया गया। और पहले राज्यों का क ख ग घ एबीसीडी में बांटा गया था, जिसे इस संशोधन में खत्म कर दिया गया। तो ये चीज में खत्म कर देंगे तब जाके ऐसा है। बात है समझ में? लिए वहीं पर अब जो बनते हैं वो कौन कौन से राज्य बने हैं, मैं राज्यों के बारे में बता देता हूं क्योंकि यहां लिखे हुए नहीं है। मैं राज्यों के बारे में बताता हूं, 14 राज्य कौन से थे और 6 यूटी कौन से थे। फटाफट बताता हूं। एक बच्चा कह रहा है कि सर जी हमें नहीं पता है कि शुरुआत से ये क्लास YouTube पर आएगी, तो कृपया करके पुरानी क्लासेस हमें दे दीजिए, ऐसा एबीसी कहना है। मैं इसके लिए माफी चाहूंगा कि आपकी पुरानी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता। अगर आप पुरानी क्लासेस देखना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन पर मौजूद है, इस वाले डिजिटल फॉर्मेट में। आपको दोबारा विशेष निवेदन, अगर कोई बच्चा बाकी वीडियोस देखना चाहते हो तो केवल और केवल हमारे बैच में मिलेंगी। बाकी इसका डेमो वगैरह आप यहां से देख सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहां से आपको पता लगेगा कि 388 लाइक है, बहुत कम है यार। तुम खुद थोड़ी सी तनक तो यार वो क्या हो यार भाई, आपने इतनी मेहनत करा लेकिन आप तनक भी काम नहीं कर रहे, गलत बात।
दूसरा बात ये, इसको एक बार फटा के 500 कर देते हैं ताबड़तोड़ तरीके से। दूसरा, अगर आप इसकी रेगुलर न्यूज़ चाहते हो कि रेगुलर आपको पता लग जाए, तो उसके लिए आप इस ग्रुप को जॉइन कर लेना। आपको तुरंत पता लग जाएगा कि हाँ भाई, यूट्यूब वाले बच्चे यहाँ पे। ये 1.1 के फॉलोअर्स जो हैं, ये वही हैं जो यूट्यूब पे पढ़ते हैं, सिर्फ तथास्तु वाले। इसको हटा दीजिए। बस मैं दोबारा इसमें कुछ चर्चा नहीं, देखो अभी भी अच्छा चलो ठीक है, खींच के बढ़ाओ इन्हें, ठीक है 500 करते हैं। तो 14 राज्य और 6 यूटी कौन-कौन से थे? 40 स्टेट्स के बारे में जो बच्चा मुझे सबसे पहले बताएगा, मैं मान जाऊँगा हाँ भाई चीता ही पढ़ा है। 6 यूटी और 14 इनका नाम मुझे लिख के बता दीजिए, अलग-अलग नाम लिख के फटाफट से कमेंट में बता दो, जो आपको पता है। ठीक है? चलो। नेक्स्ट हम बात करते हैं 14 स्टेट्स के बारे में। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है यूटी, इसका नाम तब उत्तर प्रदेश था, एमपी, मध्य प्रदेश, मतलब लिख काउंट से स्टार्ट करता हूं ताकि लिख पाऊं तगड़े तरीके से। पहला आप देखेंगे असम, असम बनता है। दूसरा आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बनता है। आगे आप देखेंगे मध्य प्रदेश, ये मत कहना हिंदी में लिख दो भाई, सेम ये राज्य का नाम आप लिख सकते हो, मध्य प्रदेश। उड़ीसा, तीसरे का चौथा उड़ीसा। पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, बिहार, छठवां बिहार हो जाएगा। हाँ जी हो बिहार के लाला। राजस्थान, राजस्थान आपको देखने को मिल जाएगा। पंजाब है, पंजाब, हाँ जी पंजाब, बॉम्बे टू पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर ना हो गए। ठीक है, 10वां आपको देखने को मिल जाएगा केरला सर, 100% लिटरेसी सर। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। 12वां आपको देखने को मिलेगा मैसूर, आगे चल के कर्नाटक बना है। 13वां आपको राज्य जो देखने को मिल जाएगा, इसका नाम आपको पता लगता है 13वें राज्य का वो था जो है मद्रास, जो आगे चल के तमिलनाडु बना है। मद्रास जो आगे चल के तमिलनाडु बना है। और 14 आपको देखने को मिल जाएगा बॉम्बे, बॉम्बे, बॉम्बे टू गोवा। आगे चल के बॉम्बे का डिवीजन होकर यह है गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग-अलग तरीके से बना है। ठीक है, चलो 6 यूटीज की अगर मैं चर्चा करता हूं, कौन-कौन से? सबसे पहले आपको देखने को मिलता है दिल्ली, दिल्ली आपको पता लगती है पहले। हिमाचल, हिमाचल, मणिपुर, मणिपुर, त्रिपुरा, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ये थे भैया 6 राज्य, बाकी राज्य यूटी। अब हम देखते हैं बाकी के बाकी राज्य कैसे बने, फटाफट देखते हैं। करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, बाकी आपको देखने को मिल जाएंगे। बेटा पीडीएफ जो मिलती है वो हमारे बैच में ही मिलती है खाली। आगे हम बात करें, ठीक है, ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं। लीजिए अगला सवाल ये रहा, इसके बाद हम समझते हैं बाकी के राज्य बने कैसे हैं, किस प्रकार से बने। बहुत प्यार से बताओ। गुजरात और महाराष्ट्र, ये है 15 राज्य। 1 मई 1960 को, ठीक है, 1 मई 1960 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होकर बने। मराठी के लिए महाराष्ट्र, गुजराती के लिए गुजरात। पुराना क्षेत्र आपका महाराष्ट्र हो गया, जो नया क्षेत्र है वो आपको क्या हो जाता है, वो नया क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। अच्छा, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। मैं आपको थोड़ा आसान तरीके से बता देता हूं यहाँ, क्योंकि दोनों चीज मिक्स करके बताई नहीं है। मैं पेज पे मिक्स करने की बजाय बेटा आपको थोड़ा सा शांत तरीके से बता देता हूं। 15 राज्य कौन से बना, 15 कौन से बनता है सर जी? आप समझना, बॉम्बे के 2 टुकड़े किए गए, बॉम्बे के 2 टुकड़े किए गए। जो पुराना टुकड़ा था वो महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र बना नहीं है, समझना। महाराष्ट्र में आपको कौन-कौन सा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगा विदर्भ, मराठवाड़, मराठवाड़ आपको देखने को मिल जाएगा। और पुणे बीसी में आपको देखने को मिलता है, पुणे बीसी में देखने को मिलता है। पुणे जो नया राज्य बनता है वो ये था, 1960 की बात है, वो था गुजरात। गुजरात नया बनता है, गुजरात में बनता है सौराष्ट्र, सौराष्ट्र आपको देखने को मिल जाएगा, सौराष्ट्र है, ठीक है। और आपका सूरत है, ये क्षेत्र इसमें आपको जोड़ दिया गया। गुजरात बनता है नया राज्य। 16वें नंबर का आपका बनता है, तगड़े तरीके से लिखना, 16 आपका बनता है नागालैंड। नागालैंड बना है, किससे अलग हुआ है? असम से अलग होकर, असम से अलग होकर बना है। कब बना है भैया? 1963 में, 1963 में। 17वां राज्य आपका बना हरियाणा, हरियाणा बना है। हरियाणा किससे अलग हुआ है? पंजाब से अलग हुआ है, पंजाब से अलग हुआ है, पंजाब से अलग हुआ है। इसके बारे में याद रखना, 1966 में 1 नवंबर में बना था, 1 नवंबर 1966 में बना है। उसके बाद 18वां राज्य आपका बनेगा हिमाचल, हिमाचल, हिमाचल पहले क्या था? हिमाचल पहले क्या था? ये पंजाब से थोड़ा सा हिस्सा इसका पंजाब से लिया गया, और ये पहले यूटी भी था, प्लस यूटी था, यूटी था तो यह भी एक राज्य बन गया। अरे भाई कहां कम होते जा रहे हो, क्या हो गया? 19, 20 और 21 एक बार में आपको देखने को मिल जाएंगे। 19, 20 और 21 आपको एक बार में देखने को मिल जाएंगे। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मेघालय और त्रिपुरा, मेघालय त्रिपुरा। अब इसमें एक तो चीज आपको पता लगी, सब मणिपुर और त्रिपुरा तो यूटी थे, मेघालय असम से अलग हुआ है। ये किससे अलग हुआ? असम से अलग हुआ, असम से, असम से अलग हुआ। बाकी के यूटी थे पहले, यूटी ये भी यूटी था। तो ये बच्चा कैसे बनते हैं आपके, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। ये कब बनते हैं? 1972 में, ये कब बनता है? 1971 में। ठीक बात। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़िए। आपको अगले राज्य जो देखने को मिल जाएंगे 20 के बाद, अगला राज्य जो आपको देखने को मिलेगा 22वां क्या बनता है? सिक्किम बना है, 22वां सिक्किम। सिक्किम बिल्कुल अलग स्टेट था, अलग से ऐड होता है। 1975 16 मई को बना है, ठीक है, याद रखना, इसके लिए संशोधन भी हुआ है। 23, 24 और 25 अलग अलग बने हैं। 23, 24, 25 कौन कौन से हैं सर? यहाँ आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल, मिजोरम, अरुणाचल बना है, मिजोरम बना है और गोवा, मिजोरम बना है और गोवा बना है, गोवा, गोवा 25वां राज्य बना है। कब बना है? 1987 में। ठीक बात, कोई समस्या नहीं सर? कोई समस्या नहीं है, ये बहुत प्यार से हम इस चीज को समझ पाए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 25 के बाद 26, 27 और 28वां राज्य। ये कौन कौन से बने? 26, 27, 28, इनके लिए डेट भी फिक्स है, याद रखना। 1 नवंबर सन 2000। ये कौन सा है सर? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है सर? एमपी से अलग हुआ है, एमपी से अलग हुआ है छत्तीसगढ़। दूसरा आपका 9 नवंबर सन 2000, ये कौन सा है सर? यह आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड, ये यूपी से अलग हुआ है। और यह देखने को मिलेगा 15 नवंबर सन 2000, ये कौन सा है? झारखंड, ये बिहार से अलग हुआ है, बिहार से अलग हुआ है, याद रखना थोड़ा सा। क्या बात याद रख पाएंगे? ठीक है सर। इसके बाद आपको देखने को मिलता है, इसके बाद आपको ये 28 राज्य तो हो गए थे, 28 राज्य हो गए, लेकिन 29वां राज्य आपका कौन सा? इसके बाद 29वां राज्य आप देखिए, 29वां राज्य आपका कौन सा बना? 29वां राज्य कौन सा बना? 29वां राज्य सर, 29वां राज्य हमारा बनता है कौन सा बना? तेलंगाना, तेलंगाना सर, तेलंगाना। कब बना? 2 जून 2014 में बना। और जैसे मार्च भी बनता है, किससे बना था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, श्री कृष्ण समिति के आधार पर आंध्र से अलग, आंध्र से। समिति कौन सी थी? श्री कृष्ण समिति, श्री कृष्ण समिति हमें यहां देखने को मिली। प्रतीक सर देखिए, वर्कस्पेस प्रोडक्टिविटी, हाई ब्रेन एफिशिएंसी के लिए क्लटर फ्री 28 एक कहां गया, एक कहां गया वो मैं बताता हूं। -1 कैसे होता है? -1 स्टेट कैसे होता है सर? जम्मू कश्मीर यूटी बन गया, जम्मू एंड कश्मीर क्या बन गया? यूटी बन गया। और जम्मू कश्मीर यूटी कब बना? 31 अक्टूबर सन 2019। और इस वजह से आज की डेट में राज्य कितने हैं? 28। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं पूरा अलग हुआ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई है। अच्छा, क्या आप मेरा आज एक काम कर सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से चैनल के ऊपर कुछ अभाव चल रहा है और हमारे टेलीग्राम पर भी अभाव चल रहा है, तो आप फिलहाल में खाली 300 बच्चे क्लास में लाइव हैं, 300 से ज्यादा बच्चे लाइव हैं, लेकिन मैं 300 ही मांगूंगा। अब मैं आपके घर जाकर नहीं देख सकता, सिंपल सी बात है, आप मेरे लिए छोटा सा काम कर देना, बहुत छोटा सा प्यारा सा आप मेरे लिए काम कर देना। अगर आप कहें तो मैं कोई बैच वगैरह नहीं खरीद पाता, अगर आपको बैच लेना है वो आप लेंगे, ये सिलेक्शन पे मौजूद है। कंटेंट के लिए बैच लिया जाता है, रिक्वेस्ट पर बैच नहीं लिया जाता है। यूट्यूब पर मैं हिस्ट्री भी ऐसे ही करूंगा, सिर्फ लाइव में। सर आप 2 काम बोलो, दोनों कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा काम वो ये है कि अगर आप चैनल की जो लिंक है हमारी, चैनल की लिंक आप अपने स्टेटस पे लगा लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी एंड व्हाट्सएप पर भी।
अब मैं देखने नहीं जा सकता, पर ये जरूर कहूंगा कि आप चैनल का स्क्रीनशॉट लेके बेस्ट जीएस करके जो भी आपको अच्छा लगे सरपंच साहब करके लगा लेना और लिख देना कि हमेशा आपके समर्थन में जरूर फॉलो करें। ऐसे करके आप लिख देना, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लेना एंड अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पे लगा लेना, ये जो भी चलाते हैं। अब मैं आपको ना तो देखने जाऊंगा ना ही आप मुझे बताने आएंगे, बट बोल दिया है अगर आप सच में मन से इच्छा हो तो आप कर लेंगे, ठीक है बस। और गाना इसके ऊपर लगा लेना, करण औजला का, डंडा नहीं वाले का, किसी का, आपसे बस इतना ही कहूंगा, हर जगह लगा देना जहां तक आप लेना। अच्छा, इसी चीज को यहाँ थोड़ा अच्छे तरीके से बता देगा, जैसे मैंने बताया गुजरात और महाराष्ट्र आपके बनते हैं इस तरीके से। दादरा नगर हवेली 11 अगस्त 1961 को बना था, थोड़ा सा याद रखना, पुर्तगाली के शासन से हटकर। नेक्स्ट हमें पता लगता है नागालैंड 1963 में असम से अलग होकर बना था, 13वां संशोधन था। पुदुचेरी 63 में 14वें संशोधन के द्वारा यमनम कराईकल पुडुचेरी जिले में शामिल हुई थी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 को बने हैं अलग होकर। हिमाचल प्रदेश पहले केसरी प्रदेश था, 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा बने हैं। सिक्किम 1974 में सहस्त्र बना था, 36 में पूर्ण राज्य का दर्जा। मैं बता चुका, तमिल लेवल पे बता चुका। 1987 मिजोरम, 1987 पूर्ण राज्य बना, फिर अरुणाचल बना, फिर एनईएफए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को कहा जाता है, फिर 30 5 रुपए ऐश कर। 5 रुपए में क्या ही होगा, तू ही रख ले। 5 रुपए में एम स्टॉक पर इंट्राडे और एफएनओ झारखंड। मैं बता चुका हूं सारी बातें। नेक्स्ट हम बात करते हैं तेलंगाना 2 जून के बाद जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होकर कम हो गया, दादरा नगर हवेली दमन दीव का भी विलय हो गया और यह इस प्रकार की स्थिति आपकी वर्तमान जैसी उत्पन्न हो गई। ये पूरी चीजें साइड पे ताबड़तोड़ तरीके से लिखी, ठीक है चलिए। दो राज्यों की राजधानी एक कैसे डिस्प्यूटेड क्षेत्र था इस कारण से, और इसी के साथ आपका यह पार्ट भी खत्म होता है, इसी के साथ आपका यह पार्ट भी खत्म होता है, ठीक है याद रखना। इसी के साथ भी आपका ये पार्ट भी खत्म होता है। तो धन्यवाद, आप सभी क्लास के अंदर जुड़े, आपने चीजों को अच्छा बनाया। आज के लिए इतना ही रहेगा। हाँ बस आपको जो मैंने बताया वो जरूर कर लेना। दूसरा ये है कि धन्यवाद, प्रश्नों के लिए तैयार रहना, प्रश्न आपके जरूर आएंगे। और भारत संविधान की 12 अनुसूचियां हम पढ़ चुके हैं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान ये है, न्याय स्वतंत्रता समानता मदद देता है। इसी के साथ इसका मतलब होता है सत्यमेव जयते। मेरी हर स्लाइड पे आप देखते हैं सत्यमेव जयते, ठीक है चलो। अब हम कल क्या करेंगे सर, कल हम